10 मई से अब तो 4 जून आ गया, 24-25 दिन होने जा रहे हैं। पूरे देश की पूरी दुनिया की परिक्रमा भारतीय सांसद कराए, उसका हासिल क्या हुआ? और उससे पहले 10 साल से नरेंद्र मोदी परिक्रमा कर रहे, पूरा विश्व भ्रमण कर चुके थे वे तो। 78 देशों की यात्रा की है, 10 बार अमेरिका गए। कौन सा देश बचा है जहां वे नहीं गए? अब यो तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 198 देश पंजीकृत हैं, वो भी नहीं बचेंगे। मोदी जी जब चाहेंगे तब घूम आएंगे। लेकिन इनमें से कौन हमारे साथ खड़ा था? किसी के समर्थन की जरूरत नहीं। हमारी सेनाएं इतनी काबिल हैं कि पाकिस्तान को जब चाहे तब धूल चटा सकते हैं। फिर वो 10 मई की शाम को क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ट्वीट करके सीज फायर का ऐलान कर दिया। सिर्फ दूंगा मैं कि दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरे देश का प्रधानमंत्री जाकर एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। नरेंद्र मोदी ने इससे पिछले वाले लोग चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था अमेरिका जाकर। भारत में कार्यक्रम हुए थे, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप। इन कार्यक्रमों के जरिए आपने विदेश नीति की जड़ों में मठा डाल दिया। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में पिछले एक लंबे अरसे से विदेश नीति और भारत के तमाम देशों के साथ रिश्ते, ये इसको लेकर बहुत फोकस रहा। प्रधानमंत्री मोदी न जाने कितने देशों की और कितनी कितनी बार यात्रा कर चुके हैं। ऐसे ऐसे देश जिनके नाम भी शायद बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भी पहुंचने की कोशिश करते रहे। कई कई देशों में तो कई कई बार गए और पिछले 10-11 सालों में विदेश दौरे उनके खासे चर्चा में रहे। हासिल क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आप जाते हैं तो ये भारत का प्रतिनिधित्व होता है, भारत के टैक्स पेयर का पैसा भी लगता है। फिर उम्मीद की जाती है कि अगर प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत अगर जा रही है तो उसको, उसके एवज में भारत को क्या मिल रहा है? जैसा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि आप अमेरिका को क्या दे रहे हैं, अगर आप कुछ दे रहे हैं तब अमेरिका आपको कुछ देगा। तभी तो ये टैरिफ वाला पूरा मसला आ गया। अभी राहुल गांधी ने कहा कि सरेंडर मोदी, सरेंडर मोदी जब वो कहते हैं तो इसका मतलब भारत की विदेश नीति से भी होता है, इसका मतलब भारत की आर्थिक शक्ति के साथ भी होता है, इसका मतलब भारत की सैन्य शक्ति के साथ भी होता है, और भारत के तमाम देशों के साथ रिश्ते किस तरह से ग्राफिक उसका कैसे नीचे गया है, इसके साथ भी होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है और बहुत उलझी हुई चीज है। इसे समझेंगे हम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, जब ये राहुल गांधी कहते हैं सरेंडर मोदी, तो इसको किस तरह से एलिब्रेट किया जाए? कौन कौन से पैमाने हैं जिसको राहुल गांधी फोकस पे कर रहे हैं या करने की वो तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए शाकिर, राहुल गांधी ने कल भोपाल में नरेंद्र सरेंडर इस जुमले का इस्तेमाल किया है। मोदी भी नहीं कहा उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने फोन उठाया, मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। इसके पीछे उनका मंतव्य बहुत स्पष्ट था कि राहुल गांधी देश को यह बता रहे हैं कि जब पूरा देश एक साथ खड़ा था, हमारी सेनाएं अपने पराक्रम से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही थी। पूरा देश एक साथ था, सारा विपक्ष एक साथ था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के टेलीफोन पर सरेंडर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में न तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, न भारत पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र किया, न सीज फायर शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा नरेंद्र सरेंडर, और मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के इशारे का पालन कर दिया। बहुत स्पष्ट है, वे इसी सीज फायर की बात कर रहे थे। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा उसका अर्थ क्या है। उसका बिल्कुल स्पष्ट अर्थ यह है कि जब हमारी सेना बढ़त पर थी, हम लगातार पाकिस्तान को मात दे रहे थे। 4 दिन की लड़ाई में ही पाकिस्तान के नट बोल्ट ढीले हो गए थे, बुरी तरह से उसके हौसले पस्त थे। पूरा देश एकजुट था, सब साथ खड़े थे, पूरा विपक्ष साथ खड़ा था। हमें उस वक्त दुनिया की जरूरत भी नहीं थी, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं थी। हमारी सेनाएं इतनी काबिल हैं
कि पाकिस्तान को जब चाहे तब धूल चटा सकते हैं। फिर वो 10 मई की शाम को क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ट्वीट करके सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो ये जो सरेंडर है, ये भारत का नहीं है। ये सरेंडर भारत की सेनाओं का नहीं है। ये सरेंडर भारत के 140 करोड़ लोगों का नहीं है। ये सरेंडर है नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति का, जो संयोग से देश का प्रधानमंत्री। राहुल गांधी इस तरफ इशारा कर रहे थे। साथ में उन्होंने इंदिरा गांधी का हवाला भी दिया, 1971 याद दिला दिया कि चीन का अमेरिका का 7वां जहाजी बेड़ा आ गया था, उसे वापस लौटवा दिया था। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जिन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, अमेरिका के सामने आप सरेंडर क्यों हुए, क्यों सीज फायर मान लिया, किन शर्तों पर सीज फायर हुआ, क्या पाकिस्तान से आतंक के खिलाफ आपने कोई गारंटी ली, विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को अग्रिम सूचना क्यों दी, वे आतंकवादी जो हमारे 26 भारतीयों को मारकर चले गए वे कहां हैं, क्या वे पकड़े गए, क्या वे मारे गए, और सबसे अंतिम सवाल, कूटनीति के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, वैश्विक पटल पर हम कहां खड़े हैं लड़ाई के उन 4 दिनों में। और उसके बाद 10 मई से अब तो 4 जून आ गया, 24-25 दिन होने जा रहे हैं। पूरे देश की पूरी दुनिया की परिक्रमा भारतीय सांसद कराए, उसका हासिल क्या हुआ? और उससे पहले 10 साल से नरेंद्र मोदी परिक्रमा कर रहे, पूरा विश्व भ्रमण कर चुके थे वे तो, 78 देशों की यात्रा की है, 10 बार अमेरिका गए हैं। कौन सा देश बचा है जहां वे नहीं गए? अब यूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 198 देश पंजीकृत हैं, वो भी नहीं बचेंगे, मोदी जी जब चाहेंगे तब घूम आएंगे। लेकिन इनमें से कौन हमारे साथ खड़ा था? हमारा परंपरागत मित्र रूस भी पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहा है। इस लड़ाई के बाद एक एग्रीमेंट हुआ स्टील संयंत्र के लिए, ऐसा इससे पहले कब था? तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी एकदम समर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आंतरिक चुनौतियों के सामने भी, विपक्ष के सामने भी। पाकिस्तान के साथ लड़ाई में अमेरिका की बात मानकर एक तरफा सीज फायर कबूल करके और अमेरिका द्वारा पहले ऐलान करने से नरेंद्र मोदी का ये सरेंडर होना दुनिया के सामने आ गया। अब उनको बचाने के लिए पूरी पार्टी लगी है कि साहब भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी ने तो भारत शब्द बोला भी नहीं। और अगर प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से कहना अपमान लगता है तो बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए उन्होंने क्या किया है अब तक। देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, सारे कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का अपमान बीजेपी करती रही, तब याद नहीं आया था। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा मानता हूं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। वो डॉन फिल्म का एक डायलॉग है, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तो नरेंद्र मोदी से ये कहा जा सकता है कि मोदी जी आपको सवालों ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। सरेंडर आप पहले ही कर चुके हैं, अब कबूल कर लीजिए कि आपने सरेंडर कर लिया है। जी राकेश जी, एक सवाल ये भी है कि जब अमेरिका का जिक्र आता है तो प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें भी हमें दिखाई देती हैं जिसपे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ गले मिलते हुए दिखते हैं। और उस दोस्ती का क्या हुआ, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ तब से जब से टैरिफ की पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की एक नहीं सुनी, उल्टा जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात डोनाल्ड ट्रंप करते रहे, हमें फायदा दोगे तो फायदा होगा, और भारत उस पर टैरिफ कम से कम करता चला गया बिना देश को बताए। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से पता चला कि भारत कहां तक टैरिफ कम कर चुका। अभी टेस्ला को लेकर भारत सरकार के मंत्री ये जब कहते हैं तो ये कहा जाएगा कि मोदी सरकार ये मान रही है कि टेस्ला भारत नहीं आ रही, वो इंटरेस्टेड नहीं। आखिर क्या हुआ? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने एलन मस्क के साथ बैठक की, न सिर्फ एलन मस्क के साथ बैठक की, उनके बच्चे भी उस बैठक पे थे, उन बच्चों की आया भी उस बैठक पे थी, उन बच्चों की मां भी उस बैठक पे थी। अब और क्या किया जाए? आखिर चूक कहां हो गई? जब डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती में दरार आई तो क्या उसका नतीजा है, या डोनाल्ड ट्रंप ने जो एलन मस्क को कह दिया कि बस समझ लो भारत से, नरेंद्र मोदी से मेरी दोस्ती अलग जगह, अमेरिका की कोई कंपनी अगर भारत चली गई तो अच्छा नहीं होगा, उस धमकी से डर गए एलन मस्क?
देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दरोगा जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन भारत तो ऐसा कभी नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री को वॉशिंगटन में ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से हड़काया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर दे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कि हम परस्पर टैरिफ थोप देंगे। जो मर्जी आए उन्होंने कहा। सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा गया, जवाब डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है। और उसके बाद जिस तरह से टैरिफ थोपने का काम लगातार चल रहा है, पहले एप्पल के टिम कुक से कहा गया कि आप भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, अपना कारखाना नहीं लगाएंगे। एलन मस्क को भी कह दिया गया, जैसा कि आप बता ही रहे हैं, कि केंद्र सरकार के मंत्री ने अगर ये सूचना एक तरह से दी है कि टेस्ला अब नहीं आ रही है, इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर हर तरह से विफल हो चुकी है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा कि भारत में कौन कारखाना लगाए, भारत से कौन कारोबार करे। अब अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा कि हम अब पाकिस्तान के साथ कितने दिन लड़ाई लड़ें और कब लड़ाई बंद कर दें। अब अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा कि हम तीसरे किसी निष्पक्ष स्थान पर, न्यूट्रल प्लेस पर बैठकर पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। जो मसला भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से द्विपक्षीय था, शिमला शिमला समझौते की गारंटी ही यह है कि उसमें तीसरा पक्ष शामिल नहीं होगा। अब तो 11 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया। नरेंद्र मोदी जी एक बार खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान का? एक बार कह दें कि सीज फायर तो हमने कर लिया था, हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, हमसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। मैं जरा डिनर पर बैठ गया था, मैंने सोचा डिनर के बाद ट्वीट करूंगा, तब तक ट्रंप ने कर दिया, लेकिन उनका कोई रोल नहीं था। इतना सा कहने में नरेंद्र मोदी को किस बात का डर है? और जब वे इन सारी चीजों से डरते हैं, तभी किसी को कहना पड़ता है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। जी। अब देखिए, सवाल ये भी है कि खासतौर पर विदेश नीति जो चर्चा में है और जिसके वजह से शायद राहुल गांधी का ये बयान भी है, असर देखिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंक को लेकर जो कमेटी बनी है, काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया गया। कोई ऑब्जेक्शन जो भारत रेस करता है और जिसको लेकर भारत का पूरा प्रतिनिधिमंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, और उस प्रतिनिधिमंडल में वो लोग जिसकी लिस्ट विपक्ष ने अपने नेताओं की सूची में नहीं दी, उनको भी आपने भेज दिया कि आप भी आइए, आप भी आइए। और फिर असर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन का एंटी टेररिज्म की जो कमेटी है उसमें पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। तो क्या वो सर्वदलीय बैठक जो पूरी दुनिया में घूम रही है, उसकी बातों का असर नहीं है क्या? और दूसरी बात, उसे भी जोड़ता चलो कि कुवैत ने 19 साल के बाद पाकिस्तान के लिए वीजा अलाउ कर दिया, जबकि उसकी बुनियाद ये थी वीजा बंद करने की कि आप हिंसा में इन्वॉल्व है। इधर एक दिन पहले वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत से निकलता है और अगले दिन पाकिस्तान के लिए एंट्री शुरू हो जाती है। ओवैसी वहां चिल्ला रहे हैं कुवैत में कि भाई पाकिस्तान को फाटा की ग्रे लिस्ट में डालिए, नहीं तो ये आतंक को पनाह देता रहेगा। अगले दिन कुवैत कहता है कि ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, पाकिस्तान के लिए वीजा सैंक्शन हो जाता है। ये किस तरह का डेलीगेशन गया है, ये किस तरह की विदेश नीति है कि जिसका असर नहीं हो रहा है, जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही? देखिए, इन डेलीगेशंस की बात बाद में करेंगे। पहले तो ये समझ लें कि हमारे देश और हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के 10 साल में विदेश नीति पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई, एकदम शिराजा बिखर गया उसका। इसकी मूल वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को बच्चों का खेल बना दिया। इसका एक उदाहरण सिर्फ दूंगा मैं, कि दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरे देश का प्रधानमंत्री जाकर एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। नरेंद्र मोदी ने इससे पिछले वाले लोग चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था अमेरिका जाकर। भारत में कार्यक्रम हुए थे, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप। इन कार्यक्रमों के जरिए आपने विदेश नीति की जड़ों में मठा डाल दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहा है, और फिर भी वो प्रत्याशी चुनाव हार गया था। वो चुनाव डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, जो बाइडेन चुनाव जीते थे। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने
हमारे विदेश मंत्रालय ने इस बात की एहतियात नहीं बरती कि किससे कितनी दूरी रखनी है, किससे कितनी मित्रता निभानी। अब आते हैं उस विषय पर जो आपने छेड़ा। एक कमेटी नहीं है शाकिर जी जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया, एक और कमेटी है। वो कमेटी है तालिबान पर प्रतिबंध समिति, 1988 में बनी थी, जो तालिबान के आतंकवाद के दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई प्रतिबंध लगाए थे अफगानिस्तान पर, तालिबान की गतिविधियों पर। उस कमेटी का पाकिस्तान अध्यक्ष बन गया है। आप कल्पना करके देखिए, तालिबान प्रतिबंध समिति, उसका अध्यक्ष पाकिस्तान। दूसरी वो कमेटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आतंकवाद विरोधी समिति। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये वे समितियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सहयोगी समितियां होती हैं, उप समितियां होती हैं। ये छोटी मोटी कमेटीज नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत सब कमेटीज है एक तरह से, और उसमें आतंकवाद विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष पाकिस्तान बन गया। अल्जीरिया शायद उसका अध्यक्ष है। ये तब हो रहा है कि जब हमने 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को आतंकवादी देश के रूप में ठोका है, उसके घर में घुसकर, मोदी के शब्दों में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर धूल चटा दी है, मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन दुनिया ने तो माना ही नहीं कि पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है। अगर दुनिया ने माना होता तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी माना जाता। आखिर सुरक्षा परिषद और बाकी के जो देश हैं महासभा के, वहां उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष कैसे बना दिया? इसका अर्थ यह है कि हमारी विदेश नीति दुनिया के सामने यह स्थापित करने में विफल रही है कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करके आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था और इसलिए हमने लड़ाई छेड़ी। इसके उलट 2008 में जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, तब तत्कालीन सरकार ने पूरी दुनिया को बिना इस तरह के वैश्विक भ्रमण किए, बिना संसदीय प्रतिनिधिमंडलों को भेजे, दुनिया के सामने दुनिया को बताने के लिए स्थापित कर दिया था कि पाकिस्तान आतंकवाद का आका है। और इसका प्रमाण है उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान। बराक ओबामा ने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा था कि वह आतंकवाद को सरपरस्ती देता है, आतंकवाद का साथ देता है और ये नहीं चलेगा। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना पहलगाम हमले के बावजूद दुनिया के किसी देश ने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया। नाम मात्र को इजराइल और एक आध अफगानिस्तान जैसे देश हैं, जो अफगानिस्तान आपके लिए क्या करेगा इस लड़ाई में, जो खुद पाकिस्तान के साथ लगातार संघर्ष में है। एक अंतिम बात, ये जो प्रतिनिधिमंडल गए सांसदों के, इसमें से 2 बातें नोट करने की। नंबर 1, इसमें एक बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, वे हर दिन दुनिया के किसी कोने में बैठकर श्रीमती इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री को गालियां दे रहे, हर दिन एक पोस्ट लिख रहे थे। तो उनको क्या लगता है दुनिया के बाकी देश ये देख नहीं रहे होंगे? वहां उनकी पोस्ट पढ़ी नहीं जा रही होगी, ट्रांसलेट करके उसका भावार्थ उन देशों के विदेश मंत्रालय, उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं जान रहे होंगे कि भारत में क्या हो रहा है। ये जो सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आया है, ये खुद ही अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट कर रहा है रोज, उसमें से एक सांसद। दूसरा उदाहरण, एक रेखा शर्मा जी गई, राज्यसभा सांसद, वे लौटकर इंटरव्यू दे रही हैं कि हम जिन देशों में गए जहां हमारा स्वागत हुआ, वहां भारत अब से पहले घुस नहीं पाता था। ये था भारत का अपमान। कल इंटरव्यू दिया रेखा शर्मा ने। क्या इससे पहले, और वे जिन देशों में गई थी उसका नाम भी सुन लीजिए, वे गई थी सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, अल्जीरिया। क्या ये वे देश हैं जहां रेखा शर्मा से पहले कोई भारतीय नहीं जा पाता? अरे हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक को तो छोड़ दीजिए, ये वे देश हैं जहां लाखों भारतवासी आते जाते रहे। कुवैत में तो पता नहीं कितने लाख भारतीय काम कर रहे हैं, करीब करीब वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा भारतीयों का है। बहरीन में भारत के लोग काम कर रहे हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1956 में सऊदी अरब में स्वागत हुआ था। हाँ, सऊदी अरब भी शामिल था इसमें, जिसमें रेखा शर्मा गई। वहां से लौटकर कह रही यहाँ भारत घुस नहीं पाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत हो रहा है 1956 में। आजादी के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो इन अरब देशों में नहीं गया हो। और खाड़ी के ये सारे देश हमारे परंपरागत मित्र रहे हमेशा। 1910 में सऊदी अरब गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वहां के किंग के साथ तस्वीरें हैं, पूरा समझौता हुआ था। 2013 में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी गई थी। कौन से अंधकूप में रहते हैं ये लोग? किस अज्ञानता के अंधकूप में दादुर की तरह बसे हुए हैं ये लोग। इनको अपनी दुनिया के बाहर कुछ नहीं मालूम। रेखा शर्मा को नहीं पता कि भारत के लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन में। इतना सम्मान था भारतीयों का, और आज भी है। ऐसे बयान जब देते हैं सांसद सत्ताधारी पार्टी के, तब विदेश नीति की वो दशा होती है जो आज हो रही है। आज दुनिया का कोई देश भारत के साथ नहीं खड़ा। ये दुर्भाग्य है, और इसके जिम्मेदार हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कथनी करनी। जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।